नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, कल हमने अल्पाधिकार के कीमत नेतृत्व मॉडल के प्रधान फर्म यानी जो डोमिनेंट फर्म है उसकी उपस्थिति में किस तरह से कीमत नेतृत्व होगा यानी प्राइस लीडरशिप होगी, और किस तरह से उत्पादन की मात्रा और कीमत यानी प्रोडक्शन और प्राइस का निर्धारण डिटर्मिनेशन कैसे होगा, इस पर हमने चर्चा की थी। अगर हम आपसे और पीछे जाकर बात करें तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, आइए देखते हैं अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, अल्पाधिकार बाजार में यानी ओलिगोपोली के मार्केट में हमने आपसे क्या बात की थी। हमने आपसे पहली क्लास में बात की थी कि आप समझौतों के आधार पर, एग्रीमेंट के आधार पर दो तरह की ओलिगोपोली, दो तरह का अल्पाधिकार हो सकता है। पहले को हमने क्या कहा था? पहले को हमने कहा था कि एक होगा गैर कपटपूर्ण अल्पाधिकार, यानी नॉन कलुसिव ओलिगोपोली, यानी वो ओलिगोपोली जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं हो पाता है। ऐसे में फर्में क्या करती हैं? गला काट प्रतिस्पर्धा करती हैं, प्राइस वार यानी कीमत युद्ध की स्थिति होती है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? दूसरा हमने पढ़ा था कि कपट संधाई या कपटपूर्ण अल्पाधिकार, कपट संधाई अल्पाधिकार, इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं कलुसिव ओलिगोपोली। मित्रों, पहले दिन हमने इन दो अंतरों को पढ़ा था जब हम अल्पाधिकार शुरू कर रहे थे। पिछले 2 दिनों में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि कपट संधाई अल्पाधिकार में यानी जब फर्मों के बीच में कोई न कोई औपचारिक अनौपचारिक समझौता यानी फॉर्मल इनफॉर्मल कोई न कोई एग्रीमेंट हो जाता है, तो हमने क्या कहा कि अगर दो तरह से हो सकता है कपट संधाई अल्पाधिकार, हमने बात की थी। पहले को हमने क्या कहा था? पहले को हमने कहा था कि एक ऐसी स्थिति हो सकती है जिसको हम बोलते हैं कीमत नेतृत्व मॉडल में हमने क्या पढ़ा? हमने 2 तरह के मॉडल पढ़े अब तक। पहले को क्या पढ़ा हमने? कम लागत के आधार पर, ड्यू टू लो कॉस्ट, यानी वह फर्म कीमत नेतृत्व करेगी जिसका उत्पादन लागत सबसे कम है। दूसरा कीमत नेतृत्व मॉडल हमने जो कल पढ़ा, कौन सा मॉडल पढ़ा? हमने पढ़ा कि प्रधान फर्म यानी जो डोमिनेंट फर्म है वो किस तरह से कीमत नेतृत्व करती है। यानी कीमत नेतृत्व मॉडल में हमने अब तक 2 तरह के मॉडल पढ़ लिए। पहला वाला मॉडल कौन सा? कम लागत वाला मॉडल, और दूसरा प्रधान फर्म वाला मॉडल। अच्छा, महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपने कीमत नेतृत्व मॉडल में क्या पाया? आपने ये पाया कि जो भी फर्म, चाहे वो कम लागत वाली हो या प्रधान फर्म हो यानी लोअर कॉस्ट वाली हो या फिर डोमिनेंट फर्म हो, दोनों ही प्रकार की फर्में जब कीमत नेतृत्व की स्थिति में होती हैं, प्राइस लीडरशिप की स्थिति में होती हैं, ऐसे में क्या होता है? केवल और केवल यही दोनों प्रकार की फर्में अपने लाभ को अधिकतम कर पाती हैं। इट मींस अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम कर पाती हैं। जबकि दूसरी फर्में क्या होंगी? जो दूसरी फर्में अल्पाधिकार बाजार के कीमत नेतृत्व मॉडल में हैं, वो अपने लाभ को अधिकतम नहीं कर पाती हैं। मित्रों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कि जो कपट संधाई अल्पाधिकार के अंतर्गत अगर कीमत नेतृत्व की स्थिति नहीं बन पा रही है तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में जो भी अल्पाधिकार के अंतर्गत 2 से 10 के बीच में फर्में हैं वो क्या करती हैं? कार्टेल बना लेती हैं। अभी हम आएंगे कि कार्टेल क्या है।
कार्टेल बना लेती हैं। ऐसा वो क्यों कर रही हैं? ऐसा वो इसलिए कर रही हैं कि कीमत नेतृत्व की स्थिति नहीं है, और ऐसे में क्या है उत्पन्न हो गया है, प्राइस वार, है ना। अगर कीमत नेतृत्व की स्थिति नहीं है तो प्राइस वार यानी कीमत युद्ध शुरू हो सकता है, और उस कीमत युद्ध से बचने के लिए विभिन्न फर्में जो अल्पाधिकार बाजार में हैं वो क्या करती हैं, कार्टेल बना लेती हैं। मित्रों, जब हम अल्पाधिकार बाजार को शुरू कर रहे थे तब हमने आपसे क्या कहा? हमने आपसे कहा कि जब भी आप अल्पाधिकार बाजार को पढ़ेंगे आप टेलीकॉम सेक्टर के एग्जाम्पल को हमेशा अपने पास, हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे। कैसे रखेंगे? हमने कहा कीमत नेतृत्व की स्थिति। आप देखिए, जब रिलायंस जियो ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में प्रवेश किया उस समय उनकी लागत सबसे कम थी, और उन्हीं कम लागतों के आधार पर वो कितना प्राइस रखते थे, 399 रुपीज़। कितने महीने के लिए? 3 महीने में वो डेटा भी देते थे, साथ ही साथ क्या करते थे, अनलिमिटेड कॉलिंग भी देते थे। ऐसे में कीमत नेतृत्व की स्थिति में कम लागत वाली में कौन आ गया? जियो आ गया। जियो ने 399 रुपये की लागत रखी, 399 रुपये की कीमत रखी, और ऐसे में क्या हुआ, जो भी एयरटेल, आइडिया, जो भी विभिन्न फर्में थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने मजबूरी में जियो को कीमत नेतृत्वकर्ता मान लिया और 399 रुपये 3 महीने के लिए डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग देने लगे। तो जब भी आप अल्पाधिकार बाजार को पढ़ें आप अपने माइंड में क्या रखेंगे? आप अपने माइंड में रखेंगे किस एग्जाम्पल को? टेलीकॉम सेक्टर के एग्जाम्पल को। आइए अब हम कार्टेल पर चर्चा करते हैं कि कार्टेल क्या है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलिए आगे देखते हैं। देखिए कार्टेल में क्या होता है। हमने आपसे क्या कहा? हमने आपसे कहा कि जो भी अल्पाधिकार बाजार में फर्में हैं वो कीमत नेतृत्व की स्थिति में किसी भी फर्म को नहीं मान रही हैं। दूसरी बात, वो गला काट प्रतिस्पर्धा यानी प्राइस वार से भी बचना चाहती हैं। ऐसे में क्या करेंगी? ऐसे में जो भी फर्में होती हैं, जो भी 2 से 10 के बीच में फर्में हैं, वो आपस में एक औपचारिक समझौता, औपचारिक समझौता, औपचारिक समझौते का मतलब क्या हो गया? फॉर्मल एग्रीमेंट। वो एक प्रकार का औपचारिक समझौता कर लेती हैं। उस औपचारिक समझौते में वो क्या बातें करेंगी? वो क्या करेंगी औपचारिक समझौते में कि वो एक अलिखित या मौखिक समझौता कर लेती हैं। अलिखित या मौखिक समझौता कर लेती हैं। और जब वो अलिखित या मौखिक समझौता कर लेती हैं, इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं TACIT, टेस्ट टैक्टिक। तो इसमें क्या होगा? हमने आपको कहा कार्टेल में वो क्या करेंगी, फर्में औपचारिक समझौता करेंगी जिसे आप अलिखित या मौखिक रूप में होता है। क्यों अलिखित या मौखिक रूप में होता है? देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जो भी समझौता कार्टेल के माध्यम से हो रहा है औपचारिक फॉर्मल, वो अलिखित या मौखिक क्यों है? आप पाएंगे कि भारत में एक एक्ट आपने पढ़ा होगा जिसे आप बोलते हैं प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002। इसमें एक आयोग भी बना, प्रतिस्पर्धा आयोग 2003। बी राघवन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई थी और उसके माध्यम से ये प्रतिस्पर्धा आयोग बनाया गया 2003 में। तो प्रतिस्पर्धा आयोग क्या करता है? वह यह देखता है कि किसी भी उद्योग में विभिन्न फर्मों के बीच में प्रतिस्पर्धा है कि नहीं, कहीं वो कोई औपचारिक समझौता या किसी इस तरह का समझौता तो नहीं कर ले रही हैं जिसके माध्यम से वे संयुक्त रूप से उपभोक्ताओं के हितों को मतलब प्रभावित कर रही हों, गलत तरह से प्रभावित कर रही हों। तो इसीलिए हमने आपसे क्या कहा कि जो कार्टेल होता है वो एक प्रकार का औपचारिक समझौता होता है, फॉर्मल एग्रीमेंट होता है, जिसमें किस रूप में होता है? वो अलिखित या मौखिक रूप में होता है। फिर हमने क्या कहा कि कार्टेल क्या करता है? हमने आपसे कहा कार्टेल क्या करेगा?
कार्टेल फर्मों के हितों की रक्षा करता है। किसके माध्यम से करता है? पहली बात तो ये एक गैर कानूनी एजेंसी है। क्या है? ये एक गैर कानूनी एजेंसी है। और ये गैर कानूनी एजेंसी क्या करती है? ये गैर कानूनी एजेंसी फर्मों के हितों की रक्षा करती है। फर्मों के हितों की रक्षा करती है। इतनी बात आपको कार्टेल के बारे में समझ में आ गई? ठीक है। अब देखिए उन्होंने क्या कहा, मतलब अल्पाधिकार में होता क्या है? अल्पाधिकार में होता यह है कि जो कार्टेल होती है उसकी एक चरम स्थिति, एक्सट्रीम कंडीशन भी होती है। एक्सट्रीम कंडीशन क्या होगी? एक्सट्रीम कंडीशन कार्टेल की यह होती है कि एक्सट्रीम कंडीशन क्या होगी कार्टेल की? एक्सट्रीम कंडीशन होगी कि कार्टेल के अंतर्गत एक केंद्रीय प्रशासनिक एजेंसी की स्थापना हो जाती है। एक केंद्रीय प्रशासनिक एजेंसी, ये एक्सट्रीम स्थिति है, एक्सट्रीम चरम स्थिति है। इस चरम स्थिति में क्या होगा? जो भी फर्में अल्पाधिकार में हैं वो क्या करती हैं? एक केंद्रीय प्रशासनिक एजेंसी बना लेती हैं और वही एजेंसी सभी फर्मों के लिए कीमत का निर्धारण कर देती है। कीमत और मात्रा उसके अनुरूप निर्धारित होगी। तो ये कार्टेल की चरम स्थिति क्या होगी? जब एक केंद्रीय प्रशासनिक एजेंसी बन जाएगी और ये केंद्रीय प्रशासनिक एजेंसी क्या करेगी? केंद्रीय प्रशासनिक एजेंसी जो है वो क्या करेगी? वो लाभों को अधिकतम करेगी। किसके लाभ को अधिकतम करेगी? कार्टेल के लाभ को। कार्टेल के लाभ को अधिकतम करती है, अधिकतम करेगी। किसके लाभ को? कार्टेल के लाभ को। और इस तरह से जो कार्टेल का लाभ होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा संयुक्त लाभ अधिकतमीकरण। संयुक्त लाभ अधिकतमीकरण। मैं आपको फिर से बता दूं, हमने आपसे क्या बात की? हमने कहा कार्टेल की एक चरम स्थिति है। वो चरम स्थिति क्या है कि एक केंद्रीय प्रशासनिक एजेंसी की स्थापना कर दी गई है। ऐसे में हमने कहा जो कीमत और मात्रा का निर्धारण कौन करेगा? केंद्रीय प्रशासनिक एजेंसी करेगी। केंद्रीय प्रशासनिक एजेंसी क्या चाहती है? वो कार्टेल के लाभ को अधिकतम करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्मों का संयुक्त लाभ अधिकतम होगा। फर्मों के संयुक्त लाभ अधिकतम होने का क्या मतलब आप लेंगे? यानी कि ज्वाइंट प्रॉफिट आर मैक्सिमम, संयुक्त लाभ अधिकतम होगा। तो यानी कार्टेल में आपने को क्या मिला? कार्टेल में आपको मिला कि संयुक्त लाभ, फर्मों का संयुक्त लाभ अधिकतम होगा, ज्वाइंट प्रॉफिट आर मैक्सिमम। आइए इसकी जो डायग्राम है वो कैसे बनेगा उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले हम कार्टेल के बारे में विचार करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कार्टेल के बारे में विचार करेंगे और एक मांग वक्र खींचेंगे। किसका? कार्टेल का। कार्टेल का मांग रेखा मान लीजिए क्या है? AD है, AD। कार्टेल की मांग रेखा क्या है? AD है। अब देखिए जो कार्टेल की मांग रेखा है, क्योंकि वो संयुक्त फर्मों की संयुक्त मांग रेखा है, ऐसे में उसको हम क्या कह सकते हैं? यही बाजार की भी मांग रेखा होगी। अब देखिए क्योंकि आपको कार्टेल की मांग रेखा पता चल गई, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आप MR रेखा भी बना लेंगे इनकी। ये आपकी MR रेखा हो गई कार्टेल की। ठीक है। अब आप क्या करेंगे? अब आप करेंगे ये इधर आप मात्रा दिखा रहे हैं और इधर आप कीमतों को दिखा रहे हैं। ठीक है। देखिए अब आप क्या करेंगे? होता यह है कि जो इसकी मार्जिनल कॉस्ट होती है, किसकी? कार्टेल की। कार्टेल की जो मार्जिनल कॉस्ट वक्र होगा, जो सीमांत लागत वक्र होगा, मान लीजिए कि अल्पाधिकार बाजार में दो फर्में हैं A और B। इनके जो सीमांत लागत हैं वो MCA है और MCB है। दो फर्में हैं A और B,
उनके मार्जिनल कॉस्ट क्या है? एक का मार्जिनल कॉस्ट ए है, MCA है, दूसरे का मार्जिनल कॉस्ट है MCB। तो जो कार्टेल का सीमांत लागत वक्र होगा वो इन दोनों ही फर्मों के सीमांत लागत वक्रों का यानी MCA का और MCB का क्षैतिज योग होगा। क्षैतिज योग का मतलब क्या होगा? क्षैतिज योग होगा। क्षैतिज योग का मतलब क्या होगा? यानी हॉरिजॉन्टल एडिशन हम इसका करेंगे। आइए, हमको क्या हुआ? कार्टेल की MC वक्र पता चल गई। अब हम क्या करेंगे? MC को बनाएंगे। ये मान लीजिए मार्जिनल कॉस्ट हो गया। किसका मार्जिनल कॉस्ट है? ये कार्टेल का। कैसे मिला आपको? हमने क्या किया, जो दो फर्में थी A और B, उनके सीमांत लागत वक्रों का क्षैतिज योगीकरण, यानी क्या कर लिया हमने? उनका हॉरिजॉन्टल एडिशन कर लिया। उसके आधार पर देखिए अब क्या हो गया? MR MC के बराबर है इस बिंदु पर। इसको आप क्या मान लीजिए? संतुलन का बिंदु, इक्विलिब्रियम का पॉइंट। तो ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट हमने E मान लिया। अब देखिए कितनी क्वांटिटी और कितना प्राइस यहां से डिटरमाइन होगा। मान लीजिए OQ मात्रा निर्धारित हो रही है, साथ ही साथ कीमत कितनी निर्धारित हो जाएगी यहाँ पे? तो कीमत जो निर्धारित होगी आपकी वो हो जाएगी OP के बराबर। OP के बराबर कीमत निर्धारित हो गई आपकी। कार्टेल ने कितनी कीमत निर्धारित की? OP मात्रा कितनी बेच रहे हैं सभी फर्में मिलकर? जो कार्टेल की मात्रा है OQ मात्रा। देखिए अब आप क्या करेंगे? अब आप दोनों ही फर्मों के, फर्म A का, फर्म B का डायग्राम बना लीजिए। देखते हैं। मान लीजिए फर्म A की मार्जिनल कॉस्ट रेखा क्या है? ये है। B की मार्जिनल कॉस्ट रेखा क्या है? B की मार्जिनल कॉस्ट रेखा मान लीजिए ये है, ये है। ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ A, ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ B। देखिए जो संतुलन का बिंदु आपको मिला उसी बिंदु को आप क्षैतिजीय रूप से आगे बढ़ा दीजिए। आगे बढ़ाने का मतलब क्या है कि इस तरह से डॉट लाइन करके आप देखिए कि वो MCB को और MCA को किस बिंदु पर काटती हैं। मान लीजिए MCB को M बिंदु पर काट रही है, MCN को किस बिंदु पर काट रही है? N बिंदु पर काट रही है। ठीक है, तो आपको क्या होगा? आपको संतुलन बिंदु मिल गया। कौन सा संतुलन बिंदु मिल गया? M और N। इसके आधार पर दोनों ही फर्में क्या करेंगी? कौन सी कीमत रखेंगे? P के बराबर ही कीमत रखेंगी। तो इसको अभी आप क्षैतिजीय रूप से मिला लीजिए। ये आपका कौन सा बिंदु हो गया? यहां पे भी प्राइस P है, यहां पे भी प्राइस P है। हमने क्या कहा? हमने कहा कि कार्टेल है और कार्टेल ने क्या किया? OP कीमत निर्धारित की और OQ मात्रा का उत्पादन करके बेच रही है। फिर हमने क्या कहा? हमने कहा कि जो संतुलन का बिंदु है E, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है E, उसको अगर हम क्षैतिजीय रूप से आगे बढ़ाएं तो MCB वक्र को, यानी जो B का सीमांत लागत वक्र है उसको M बिंदु पर काट रही है। जो A का सीमांत लागत वक्र MCA है उसको कहाँ? N बिंदु पर काट रही है। ऐसे में जो संतुलन का बिंदु आपको M और N प्राप्त हो गया। फिर हमने कहा कि कार्टेल ने कीमत OP निर्धारित की, यानी फर्म A और फर्म B दोनों ही कौन सी कीमत रखेंगी? OP के बराबर कीमत ही रखेंगी। देखिए अब आप जो M का संतुलन बिंदु है उसको आप मिला दीजिए, यहां से N वाले को भी मिला दीजिए। अब देखिए क्या हुआ। ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ A है, ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ B है। अब आप इनके एवरेज कॉस्ट रेखाओं को देख लीजिए। मान लीजिए एवरेज कॉस्ट की जो रेखा है वो ये है, ये एवरेज कॉस्ट ऑफ A है और ये क्या है? एवरेज कॉस्ट ऑफ B है। ठीक है, देखिए जहां पर एवरेज कॉस्ट की लाइन संतुलन बिंदु वाली लंबवत रेखा को काटती है उसको आप मिला दीजिए। पॉइंट्स आप रख लीजिए, यहाँ पे आप रख लीजिए E, F, G। यहाँ पे आप क्या पॉइंट रख लीजिए?
यहाँ पे आप पॉइंट रख लीजिए, जे, इसको मिला दीजिए, के एल। देखिएगा कितना असमान लाभ प्राप्त हो रहा है। आप यहाँ पर क्या पाएंगे, इस डायग्राम में आप क्या पाएंगे, AC कितनी है उसकी, AC है OG के बराबर, कीमत कितनी है, OP के बराबर। ऐसे में जो असामान्य लाभ है वो कितना हो जाएगा, असामान्य लाभ इसका कितना हो जाएगा, जो असामान्य लाभ है कितना हो जाएगा, PEFG के बराबर असामान्य लाभ होगा। किसको, A वाली फर्म को। B वाली फर्म को कितना असामान्य लाभ होगा, ये भी असामान्य लाभ की स्थिति में है, एबनॉर्मल प्रॉफिट की स्थिति में B फर्म भी है। कितना असमान लाभ मिल रहा है, देखिए PJKL, यानी B फर्म को कितनी लागत आ रही है, एवरेज कॉस्ट OL के बराबर, कीमत कितनी मिल रही है, OP के बराबर। ऐसे में जो असामान्य लाभ होगा वो ये वाला हिस्सा होगा, PJKL। A को वही हमने ऐसे बताया, लागत कितनी आ रही है, एवरेज कॉस्ट OG है, AR कितना है या कीमत कितनी मिल रही है, OP के बराबर। ऐसे में जो असामान्य लाभ है वो ये वाला हिस्सा होगा, यानी PEFG। आपको इस एनालिसिस से क्या मिला, आपको इस एनालिसिस से ये मिला, सबसे पहली चीज़ कि कार्टेल में हमने क्या कहा कि कीमत OP निर्धारित हुई, मात्रा OQ निर्धारित हुई। फिर हमने आपसे क्या कहा कि जो सीमांत लागत वक्र हैं, दोनों के सीमांत लागत वक्र, देखिए दोनों के सीमांत लागत वक्र एक दूसरे के बराबर हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, अगर दोनों के सीमांत लागत वक्र एक दूसरे के बराबर हैं, जब एक दूसरे के बराबर हैं और हमने ई पॉइंट को, जो संतुलन का बिंदु मिला था कार्टेल में, उसको हमने क्षैतिजी रूप से आगे बढ़ाया है, वो यहाँ M पर काट रही है, MCB को और MCA को N बिंदु पर काट रही है। वहाँ से हमने संतुलन का बिंदु मिल गया है, हमने मान लिया ये N का संतुलन बिंदु है, N संतुलन बिंदु है और यहाँ M संतुलन बिंदु है। हमने क्या पाया, हमने पाया कि दोनों ही फर्में, फर्म A और फर्म B कार्टेल की ही कीमत को रख रही है, OP। दोनों ही फर्में असामान्य लाभ प्राप्त कर रही हैं, पहली फर्म PEFG और दूसरी फर्म PJKL के बराबर असामान्य लाभ को प्राप्त कर रही हैं। दोनों ही फर्में असामान्य लाभ प्राप्त कर रही हैं, लेकिन कार्टेल में क्या है, कार्टेल में है MR = MC, यानी जो कार्टेल की मार्जिनल कॉस्ट रेखा है वो कार्टेल के MR के बराबर है। ऐसे में जो कार्टेल होगा वह क्या करेगा, वह संयुक्त लाभ अधिकतम की स्थिति को व्यक्त करेगा, जबकि जो A फर्म है और जो B फर्म है वो क्या करेंगी, उनके मार्जिनल रेवेन्यू वाली जो लाइन है और जो मार्जिनल कॉस्ट वाली वक्र है वो एक दूसरे के को नहीं काटते हैं या एक दूसरे के बराबर नहीं है। ऐसे में जो फर्म A और फर्म B है वह अपने लाभ को अधिकतम नहीं कर पाती हैं। दोनों ही असमान लाभ को देखिए चित्र में प्राप्त कर रही हैं निश्चित रूप से, लेकिन वह लाभ अधिकतम की स्थिति नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप अल्पाधिकार बाजार में कपट संधाई अल्पाधिकार के अंतर्गत यानी कलुशिव ओलिगोपोली में कार्टेल के मॉडल को पढ़ते हैं, यानी जब कीमत नेतृत्व नहीं हो रहा है और फर्मों के बीच में कोई न कोई औपचारिक समझौता हो जाता है जिसमें वो एक केंद्रीय एजेंसी को कीमत और मात्रा निर्धारण संबंधी अधिकार दे देती हैं। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में केवल और केवल जो कार्टेल होगी वह अपने संयुक्त लाभ को अधिकतम करेगी, जबकि जो फर्में होंगी वह अपने लाभ को अधिकतम नहीं करेंगी। अधिकतम नहीं करेंगी दोनों ही फर्में, जबकि जो कार्टेल होगा वह अपने लाभ को अधिकतम कर पाएगा। मित्रों, जो सवाल पूछा जाता है आपसे, वो सवाल ये पूछा जाता है कि कार्टेल के अंतर्गत फर्मों का लाभ होगा, तो आप देखेंगे जो फर्मों का लाभ होगा, तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो फर्मों का इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से लाभ उनका अधिकतम नहीं हो सकता है। हाँ, हमने आपको पहले ही बताया कि जो फर्मों का जो संयुक्त लाभ होगा वो अधिकतम होगा, और फर्मों का संयुक्त लाभ को हम आपको किससे दिखाते हैं, कार्टेल के अधिकतम लाभ से है। मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर कोई भी संबंधित सवाल आपके मन में है तो आप इसको ज़रूर
कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि अल्पाधिकार बाजार के अंतर्गत आपने अब तक क्या क्या पढ़ लिया। आपने उसके कोलुसिव ओलिगोपोली यानी कपट संधाई अल्पाधिकार के दोनों ही मॉडल कौन कौन से, पहला मॉडल क्या था, प्राइस लीडरशिप का मॉडल था, दूसरा मॉडल कौन सा है, कार्टेल का मॉडल है। दोनों ही मॉडलों को आपने पढ़ लिया। मित्रों, अब अगले क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम क्या पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे कि अल्पाधिकार बाजार के अंतर्गत यानी ओलिगोपोली मार्केट में किस तरह से अगर कोई भी समझौता, लिखित मौखिक अलिखित किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं हो पा रहा है, यानी गैर कपट की स्थिति है, नॉन कोलुसिव ओलिगोपोली की स्थिति है, तो ऐसे में किस तरह से बाजार में संतुलन होगा, फर्मों के लाभ और उत्पादन, कीमत, मात्रा किस तरह से सारी बातें निर्धारित होंगी, इस पर हम अगली क्लास में एनालिसिस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।